Hello everyone, welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me Neha and today I am going to discuss Indian Penal Code, a quick revision of Indian Penal Code. So we'll take just headings of all the sections so as it may get covered quickly. And yeah, important case laws will also be included. And okay, so let's start. तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, दिस इज़ एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860. हमारे कोड को गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी ऑन 6 अक्टूबर 1860. इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1862 को. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स included in Indian Penal Code, they are 23 and the number of sections are 511. And let's take a quick look. Let's start. The chapter 1 talks about the introduction. It has 5 sections. Chapter 1 is all about introduction. फर्स्ट इसमें प्रियम्बल दिया हुआ है. प्रियम्बल इज वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया विच इज़ इनेक्टेड एज फॉलोज. दिस इज़ ओनली प्रियम्बल, हालांकि आता नहीं है. फर्स्ट में शॉर्ट एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड सेम है एज इन ऑल द कोड्स, कि पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था बट अब होता है आफ्टर 30 अक्टूबर 2019. ओके. सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी ऑफेंस हो रहे हैं उनके पनिशमेंट, उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा. ठीक है. और उसके बाद में थर्ड बात करता है सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन द इंडिया. ठीक है. ये बात करता है कि जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर ऑफेंस किए गए हैं बट उनको बाय लॉ हम इंडिया में भी जिसका ट्रायल कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 में दिया गया है. सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. जैसे कि अगर बाहर बैठा कोई व्यक्ति इंडिया में रखे सिचुएटेड कंप्यूटर के ऊपर कोई अटैक करता है, लाइक जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं साइबर क्राइम का, कि वहाँ पे बैठ के हैकिंग कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट्स हैं उसके लिए हम सेक्शन 4 में जाएंगे. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ये दिया गया है सेक्शन 4 में. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड. कुछ लॉज हैं जो कि आईपीसी की वजह से अफेक्ट में नहीं आएंगे, जैसे कि mutiny and desertion of the officers, soldiers, sailors, airmen and the services of the government of India. और द प्रोविजंस मतलब जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के थ्रू गवर्न हो रहे हैं उन पे आईपीसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1. नाउ कम्स द चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज़ कम्प्लीटली अ जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है. तो सेक्शन 6 बात करता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है. सेक्शन 6 को अभी हम ध्यान रखेंगे. जो हमारा आगे चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का, उसमें उससे इसको रिलेट करके हम देखते हैं कि जो भी बातें यहाँ पे परिभाषित की जा रही हैं उनका मतलब जब हम जनरल एक्सेप्शन में देखेंगे तो एज इट इज़ होगा जैसा कि हमारे कोड में डिफ़ाइन किया गया है. मतलब कि अगर हमने ये जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हमने बोला कि मेन और वुमेन का मतलब ये है कि मैन ऑफ एनी एज, मेल ऑफ एनी एज, तो वो मेल ऑफ एनी एज ही होगा, किसी और सेक्शन में जाके इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. ठीक है. ये कहता है सेक्शन 6. ओके. नेक्स्ट आता है सेक्शन 7. सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन. सेक्शन 7 सेम बात कह रहा है कि अगर हमने भैया एक बार एक चीज़ को डिफाइन कर दिया है तो पूरे सेक्शन में, पूरे कोड में उसका मतलब एज इट इज़ होगा. ठीक है. एवरी पार्ट, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है दैट एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this code is used in every part of this code in the conformity with the explanation. उसको सेम वैसे ही हम समझेंगे. जेंडर हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 में. 9 में नंबर, 10 में मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन को याद रखेंगे, इसका सेक्शन अक्सर पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में. 11th में पर्सन डिफाइन है. 12th में पब्लिक. 13 में क्वीन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ क्वीन है जो कि रिपील है. 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. द वर्ड्स ऑफ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है, वो अपना जॉब कर रहा है, ही इज़ द सर्वेंट ऑफ द
गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 15 जो है हमारा वो रिपील हो चुका है, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया डिफाइन किया गया था। 15 है रिपील्ड है, 16 रिपील्ड है, और 17 में जा कर के हमारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आईपीसी में इंडिया सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। जब इसकी डेफिनेशन हमें दी गई थी उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर दिया गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज एज वी ऑल नो दैट जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. Now here comes the judge. This is also important that where the judge is defined. So यहाँ पे clearly mention है कि कोई भी ऐसा बंदा, सिर्फ वही जज नहीं है जो कि डेजिग्नेटेड उस पोस्ट के लिए, बल्कि कोई भी अगर ऑफिसर जजमेंट देने के लिए, सबूत लेने के लिए अगर अपॉइंट किया गया है तो वो भी जज ही कहलाएगा. लेट्स रीड इट्स लैंग्वेज. The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person. Every person, first is who is empowered by law to give in any legal proceeding in civil or the criminal definitive judgment, and judgment which if not appealed against would be definite, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definite. ठीक है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग को करने के लिए सिविल हो या क्रिमिनल के लिए ऑथराइज किया जाता है वो भी जज होता है. ठीक है, हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन विच बॉडी पर्सन इज एम्पावर्ड टू लॉ गिव इट्स जजमेंट. जो भी जजमेंट दे सकता है ही इज़ अ जज. ठीक, बी में है इसी का क्लॉज, जज में ही क्लॉज भी बात करता है. अब मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस, जहाँ उसे पावर है सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट देने की विदाउट अपील इज़ अ जज, वो भी जज कहलाएगा. अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर द रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ द मैड्रास कोड टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज जज. हालांकि दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जजेस ज़रूरी नहीं कि जिसको डेजिग्नेट किया जाए बाय द ऑफिशियली सिर्फ वही जज हो. ठीक है, नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन नंबर 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट ऑफ जस्टिस का सेक्शन इंपॉर्टेंट है. द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोंग और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. Okay, now here comes the section 21 which is public servant. This is also important because ये काफ़ी पूछा जाता है that who is public servant. सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को बताया गया है. द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग. तो इसको हमारा आपका 12 हेड्स में डिफाइन किया, 12 हेड्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन है कौन नहीं है. फर्स्ट वाला जिसमें से कि रिपील है. ठीक है, तो इसको आराम से आप लोग बेरेट से देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 22 जिसमें कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन है, ऐसा पूछ लिया जाता है. द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड द कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू दैट. कोई भी चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है उसको छोड़ करके दे ऑल आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द सेम थिंग है. 23 में रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया है, बट उसके अंदर ही रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुल, लूजिंग रॉन्गफुल, ये सब डिफाइन किया गया है. रॉन्गफुल गेन में है कि आपने कुछ ऐसा गेन प्राप्त कर लिया है जिसको लेने के लिए आप इंटाइटल नहीं थे, तो दैट इज़ रॉन्गफुल गेन. 24 में डिसऑनेस्टली डिफाइन है. इंटेंशन होता है, एज आई हैव टोल्ड यू कि आईपीसी लॉज इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन. तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन दैट इज़ डिसऑनेस्टली. 25 में फ्रॉडुलेंटली डिफाइन है. 26 में रीज़न टू बिलीव. 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के, आपके सर्वेंट के, आपके क्लर्क के पोजेशन में है तो हम मानेंगे कि वो आपके ही पोजेशन में है. ऐसा इस कोड में बताया गया है. इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी है जो कि काम आप करेंगे, खुद पढ़ेंगे. 28 है काउंटरफीट यानी कि कूटकरण. कूटकरण को डिफाइन किया गया 28 में. इसका सीधे सीधे सेक्शन आता है. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेड शुड बी एग्जैक्ट. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में था. 29 इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन किया गया ऐसा पूछा जाता है, तो 29 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है. दैट द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन द सब्सटेंस. बेसिकली इसमें ऐसा बोला गया है कि कोई भी फिगर, कोई भी मार्क,
कोई भी फिगर, कोई भी मार्क और या फिर कोई भी मतलब कोई भी सिंबल भी अगर बना दिया जाता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड ए डॉक्यूमेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पेन पेपर पे ले करके प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लिखा गया हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी दूध वाले ने अपनी मेमोरी के लिए किसी दीवार पे मार्क किया है कि भाई मैंने इतने इतने दिन दूध दिया है, इतने दिन नहीं दिया है, तो वो दीवार पे लिखा हुआ मार्क भी डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। नाउ हियर कम्स सेक्शन 29A, जिसको कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हियर कम्स द 29A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, जिसका की डेफिनेशन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 से देखेंगे। ठीक है। सेक्शन 30 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की एक बार डेफिनेशन देख ही लेते हैं। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports टू बी अ डॉक्यूमेंट विच वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्ट। लीगल राइट क्रिएट हो, एक्सटेंड हो, ट्रांसफर हो, रिस्ट्रिक्ट हो, एक्सटिंग्विश हो और रिलीज हो वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर द लीगल लायबिलिटी हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 31 में विल की बात की गई है। विल सभी को पता है, द वर्ड विल डिनोट्स टू टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। ठीक। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 32, वर्ड मीनिंग रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड्स द इलीगल ओमिशन। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप होना। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट एंड ओमिशन। इसका सीधे सीधे सेक्शन पूछा जाता है कि एक्ट एंड ओमिशन को किस सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सेक्शन 34 तो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, इधर फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, बिकॉज ये सेक्शन 34 यहाँ पे और सेक्शन 149 अभी आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ कॉमन इंटेंशन की बात की गई है और वहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट की। लेट्स रीड इट। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है। कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में अगर कोई काम किया जाएगा तो ऐसा नहीं मानेंगे कि मैंने नहीं किया, आई वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस। नहीं, कॉमन इंटेंशन फर्दरेंस में काम किया गया है तो हर बंदा वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिविजुअली उस एक्ट को कमिट किया हो। ठीक है। ऐसा बोला गया है सेक्शन 34 में। मेंस में कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए जो इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है कि कॉमन इंटेंशन तभी माना जाएगा जब प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुआ हो। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन बहुत ही आवश्यक है सामान्य आशय को सिद्ध करने के लिए। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जॉइंट लाइबिलिटी के लिए आता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ये तो कतई भूला ही ना जाए। Postmaster case and state of MP versus Deshraj. Now here comes the next section, that is section 35. When such an act is criminal by reason or it being done with the criminal knowledge or intention, अगर कोई काम किया गया है क्रिमिनल नॉलेज से किया गया है तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, इस बारे में 35 बताया। 35 इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। 36 बात करता है कि इफेक्ट कॉज बाय पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। आधा काम तो आपने एक इंसान को मार के कर दिया और रही सही कसर जो थी वो आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया, ना तो आपने उसका दवाई वाई कराई और उसके बाद उसको खाना भी नहीं दिया, वो मर गया। तो आपका इंटेंशन उसको बेसिकली मारने का था। तो आप खाली ग्रीवियस हर्ट या इंजरी या ऐसे के लिए नहीं दायी होंगे, आप कंप्लीटली उस चीज़ के लिए, मतलब कि उस जो भी क्राइम हुआ है, जो भी आपके जो ओमिशन किया है आपने एक्ट का, उसके रिजल्ट में जो जो आउटकम होगा यू विल बी लाइबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। ऐसा नहीं कह सकते हमने सिर्फ मारा था, हमने खाना नहीं दिया तो ये तो इज़ नॉट एन ऑफेंस। ठीक है। सेक्शन 37 बात करता है कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस किया जा रहा है, आपने उसमें एक छोटा सा हेल्प कर दी। सपोज़ कोई चोरी कर रहा है और आपने कहा कि और कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि वो कब कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने उसमें से एक काम भी कर दिया है तो भाई आप आंसरेबल हैं, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यू विल बी पनिश फॉर दैट। ठीक है। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 30 विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
पढ़ लेते हैं. पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंसेस. ठीक है, इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. सेक्शन 40 सेक्शन 39 इज इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द वॉलंटरली. वॉलंटरली किसे कहते हैं? पर्सन इज सेड टू बी कॉज एन एक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स ऑफ वेयर बाय इंटेंडेड टू इट. जब वो उस चीज़ को करने के लिए उसका खुद का इंटेंशन हो. ठीक है. एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू. उसे वो जो काम करने जा रहा है उस नेचर के बारे में, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट और रिजल्ट क्या होने वाला है, ही वॉज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. तो एंड इट इज सेड दैट इट वॉज डन बाय हिम वॉलंटरली. ठीक है. एंड देयर वॉज नो इन्फ्लुएंस या कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था. ठीक है. हियर कम्स द सेक्शन 40. वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है. एक बार नहीं, बहुत बार पूछा जा चुका है इन एवरी कमीशन, इधर BPSC और UPPSC. Offense. Except the chapter and the section mentioned in clause 2, 3 of the section, the word offense denotes the things made punishable by this code. वो चीज़ें जो इस कोड में पनिशेबल की गई हैं, they are offenses. इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, उनको आप लोग आराम से अपने बैरक से पढ़ सकते हैं. हालांकि सिंपल क्वेश्चन ये आता है दैट वेयर द ऑफेंसेस डिफाइन अंडर द IPC. ठीक है. 41 में आपका स्पेशल लॉ डिफाइन है. अ स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर कोई लॉ बनाते हैं तो दैट इज़ अ स्पेशल लॉ. ठीक है. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 42, लोकल लॉ. अ लोकल लॉ इज़ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट. सपोज जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ लॉज होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होते हैं. यूपी में एप्लीकेबल है, बाहर नहीं एप्लीकेबल है, तो दैट इज़ लोकल लॉ. ठीक. Now here comes the section 43 which talks about the illegal legally bound to do. वो काम जो कि आप लीगली बाउंड थे करने के लिए पर आपने नहीं किया तो दैट इज़ अवैध. ठीक. Now 44 में इंजरी डिफाइन है. 45 में लाइफ डिफाइन है. 45 में लाइफ है. 46 में डेथ है. 47 में एनिमल डिफाइन है. द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर. एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन द ह्यूमन. इंसान को छोड़ के जो भी लिविंग क्रिएचर है दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ द एनिमल. 48 में वेसल डिफाइन है जिसको कि हिंदी में जलयान बोला गया है. ठीक है. नाउ 49 में ईयर और मंथ डिफाइन है. 50 में सेक्शन डिफाइन है. 51 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे कि ओथ डिफाइन है. द वर्ड ओथ इंक्लूड्स a solemn affirmation substitute by law or an oath and any declaration required for authorized. अरे यार ये दिस इज़ नोन टू एवरीवन ना कि जब भी इलेक्शंस होते हैं चाहे वो गवर्नर का हो चाहे किसी का भी, उनको ओथ दिलाई जाती है कि भाई आई एम अफर्मिंग और दोज थिंग कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर द बेटरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री एंड सो ऑन. सो दिस इज़ व्हाट ओथ इज़. ठीक है. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 52 विच टॉक्स अबाउट द गुड फेथ, यानी कि सद्भावपूर्वक आपने कोई काम किया था, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपने जो भी काम किया था दैट वाज सद्भावपूर्वक. तो वो हो गया आपका. इसका डायरेक्टली सेक्शन आता है 52 का. एंड हार्बर का भी सेक्शन आता है 52A. 52A से रिलेटेड एक केस है हार्बर का. वो नलिनी सतपथी का केस था जिसमें कि बोला गया था कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को आश्रय देती है, हार्बर का मतलब संश्रय होता है, हार्बर करती है तो वो हार्बर के अंतर्गत दोषी नहीं होगी, उसे पनिश नहीं किया जाएगा बिकॉज वो उनका अपना एक इट्स अ सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि हाँ ठीक है वो उसे हार्बर कर सकती है. ठीक है. एक्सेप्ट in section 157 and section 130 in the case in which the harbor is given by in which a harbor given by the wife or husband of a person harbored. The word harbor includes supplying a person शेल्टर. हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एक्सेप्ट करके, एक्सक्लूड करके अगर आप किसी को फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, एम्यूनिशन एंड मीन्स ऑफ कन्वेंस एंड वगैरह वगैरह पहुंचा रहे हैं तो आप हार्बर के संश्रय के दायी होंगे. सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है विच वॉज अबाउट जनरल एक्सप्लेनेशन. अब ये जितने भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए गए हैं इन सारे वर्ड्स का खेल बाकी के IPC में चलने वाला है. ठीक है. नाउ हियर कम्स द चैप्टर 3 विच टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट, दंडों के विषय में. तो 53 talks about the punishments. The punishment to which the offence are liable under the provision of this code are 6 तरह के पनिशमेंट दिए गए हैं. पहला है डेथ पनिशमेंट, सेकेंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड जो था वो 1949 में ओमिट कर दिया गया है. फोर्थली है इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन. इम्प्रिजनमेंट 2 तरह का होगा, पहला रिगरस, दूसरा सिंपल. रिगरस
का मतलब होता है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। फिफ्थली का मतलब होता है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपरण हो जाएगा। सिक्सथली हो गया आपका कि सिर्फ जुर्माना दे दो और निकल जाओ। 51 ये बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज अमेंडेड बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे बोल देते हैं कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस का की बात कहाँ की गई है। तो in every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment provided in this code। सेक्शन 50 वो बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसकी डेफिनेशन 55A में दी गई है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो जो ऑफेंडर है बिना उसकी कंसेंट के भी उसका जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकती है। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। कम्यूटेशन कर सकती है, 14 साल से ज़्यादा का नहीं रहने देगी उससे। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 55 विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें सीधे पूछ लेते हैं वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज़ बिन डिफाइन इन द IPC। सो सेक्शन 55A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इसके लिए दो केसेस बनाए हैं भाई। ठीक है, in section 54 and 55 the expression appropriate government means in case where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to matter to which the executive power of the union extend the central government। डेथ का सेंटेंस है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो रही है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर किया जाएगा। क्लॉज भी बात करता है इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ रिलेटिंग टू मैटर विच इज़ एग्जीक्यूटिव पावर, जहाँ पे स्टेट की एक्सटेंड हो रही है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, 56 की मैं बात करनी नहीं है, दैट इज़ रिपील्ड। 57 फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट है कि टर्म्स में पनिशमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, दैट इज़ 57। 58 59 जो है वो रिपील्ड है। ठीक है, तो चलो हाँ ठीक है। 60 में क्या है, सेंटेंस में भी होली और पार्टली रेगुलर, मतलब कि आधा ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस दिया गया 15 साल का तो बोल दिया भाई 10 साल आपको कठिन कारावास है, 5 साल सिंपल है, या 5 साल कठिन है 10 साल सिंपल है। ठीक है, नाउ हियर कम्स द 61 and 62 विच आर रिपील्ड। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 63